हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आपको मजा आने लगा होगा। साथ ही साथ आपको अब समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से यूपीएससी अपनी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में सवाल पूछती है तथा वो कैसे सिलेबस से संबंधित होते हैं। यूपीएससी किस प्रकार एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछती है। इसी प्रकार की अगर आपको तैयारी करनी है, इसी प्रकार से यूपीएससी सीएससी सेंट्रिक होकर अगर आपको तैयारी करनी है, आप जल्दी से क्या करें, बैच 5 में एडमिशन ले लें। बैच 5 स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी का जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, जिसकी ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपए, वो आपको मिल सकता है मात्र 18,999 रुपए का। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कोड यूज करना है मेरा जो है MB लाइव। जैसे ही आप MB लाइव कोड यूज करते हैं, कोर्स की जो ओरिजिनल प्राइस है वो गिर के कितनी हो जाएगी, मात्र 18,999 रुपए। ध्यान आपको एक बात और रखनी है, वो क्या है कि बैच कब से शुरू हो रहा है। बैच की क्लासेस शुरू हो रही है 11 मई से। तो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आप 2024 या 2025 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं तो फटाफट से इस फाउंडेशन बैच में एनरोल हो जाएं। चलते हैं आगे की ओर। और आगे की ओर में हमको पता है कि हमने लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था हमारा कौन सा स्थल आकृति। हमने वायु से द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ये हमने देखा था एओलियन लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज आप सबके पास वो मोटे ऊनी कपड़े होंगे, क्योंकि आज आपको पता है कि हम लोग कौन सी स्थल आकृति के बारे में भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे जो हिमनदों के द्वारा निर्मित हुई। ठीक है, अभी आप अपना एसी ऑन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी स्थल आकृतियां जो शुष्क और अशुष्क परिस्थितियों में है। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पे, ग्लेशियर में। तो आज आप दोनों एक्सट्रीम वेदर का अनुभव कर पाएंगे, जहाँ पे मौसम आपको देखने को मिलेगा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी तरफ जहाँ पे ग्लेशियर है वहां पे आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री से भी कम का टेम्परेचर। तो फटाफट शुरू करते हैं। एओलियन लैंडफॉर्म में हमने पढ़ा था कि पवनों द्वारा जो स्थल आकृतियां वो दो प्रकार से निर्मित हो सकती हैं। पहली तो होंगी इरोजनल और दूसरी होंगी हमने देखा था निक्षेपात्मक, या जिनको कहा था डिपोजिशनल। जब हमने इरोजनल या मैं कहूं जो अपर्दनात्मक कार्य की बात करी थी, तो हमने देखा था कौन सा अपर्दन करेगी यहाँ पे पवने, फिजिकल, या फिजिकल का एक हिस्सा जो हमने देखा था मैकेनिकल। रासायनिक जो होगा वो कौन ही कर पाएगा, सिर्फ वर्षा का जल कर पाएगा, और वो भी ना कि बराबर, बहुत कम कर पाता है, लेकिन हाँ करता जरूर है। इसके बाद हमने देखा था कि जो पवन है वो 3 रूपों से क्या कर सकता है, 3 रूपों से अपर्दन कर सकती है। कौन कौन से थे वो 3 रूप, तो हमने देखा था सबसे पहले डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या हुआ था, डिफ्लेशन में पवन एक जगह से दूसरी जगह अवसादों को उड़ा के ले जा रही थी। डिफ्लेयर शब्द अगर आपको याद है तो आसानी से आप ये समझ चुके होंगे। उसके बाद हमने देखा था अपघर्षण, जिसको एब्रेशन या कोरिजन कहा था। इसमें हमने देखा था जब अवसाद किसी दूसरे शैल से टकराते हैं और उसको छोटा करते जाते हैं तो उसको एब्रेशन या कोरिजन कहा था। और जब अवसाद एक दूसरे से टकराएं और अपने आकार को छोटा कर लें और गोला कर लें तो इसको हमने कहा था सन्निघर्षण। इस प्रकार पवन क्या करती है, पवन अपर्दन का कार्य करती है। इसके बाद हमने शुरू किया था कि पवन कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हमने देखा था वात गर्ग, जिसको हमने ब्लो आउट भी कहा था। तो हमने देखा था कि जो शैल है, कोमल शैल है, उसमें धीमे धीमे आप देखोगे किसका निर्माण होता जाएगा, गर्तों का निर्माण होता शुरू हो जाता है। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इसी को हमने नाम दिया था वात गर्त, या इसी को हमने नाम दिया था ब्लो आउट। क्या नाम दिया था, ब्लो आउट। तो सबसे पहले ये ब्लो आउट बनना शुरू होता है। ब्लो आउट के बाद आप देखोगे हमने देखा था क्या, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या था, इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, उच्च भूमि। तो रेगिस्तान में उच्च भूमि आपको कब दिखेगी, जब अपर्दन के द्वारा कोमल जो चट्टान है उनका अपर्दन हो चुका है, लेकिन कठोर चट्टानें जिनका अपर्दन नहीं हुआ है वो कोमल चट्टानों के मुकाबले आपको ऊंची देखने को मिलेंगी। तो कठोर शैल के अवशेष भाग ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। उन्हीं को किस रूप में जाना जाता है, इंसेलबर्ग के रूप में जाना जाता है। क्या इनके किनारे एकदम तीखे आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देखोगे नहीं, किनारे तीखे देखने को नहीं मिलेंगे। किनारे कैसे होते हैं, तिरछी ढाल वाले होते हैं। तो दूर से अगर देखोगे तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को ही मिलेगा, इंसेलबर्ग। इनके बीच की जो भूमि है वो कैसी है, वो नीची है इनसे, और इनके किनारे वो कैसे पार्श्व ढीले हो चुके हैं। ढीले होने के बाद अपर्दित हो चुके, तो अब एकदम तीखे इनके कोने नहीं मिलेंगे आपको। इसके बाद हमने बात करी थी छत्रकशिला मशरूम रॉक के बारे में, हमने बात करी थी अपघर्षण के कारण निर्माण होता है इसका।
इसके बाद हमने देखा था जूजेन। जूजेन आपको जब मिलेगा जब मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान बहुत कम चला जाता है रातों में, और जो कठोर शैल है उसमें धीमे धीमे पानी जमना शुरू हो जाता है, उसका धीमे धीमे अपर्दन करता है, लेकिन जो कोमल शैल है उनका अपर्दन बहुत तेजी से शुरू हो जाता है और वो उधड़ के आगे चली जाती हैं। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है? जूजेन का निर्माण होता है। दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली कौन सी थी? पहली थी अपक्षय और दूसरा था डिफरेंशियल वेदरिंग, या जिसको मैं कहूं विशेषक अपर्दन। ये दो शब्द आपको पता होने चाहिए। इस प्रकार की आकृति होती है जूजेन की। इसके बाद यार्डंग के बारे में हमने बात करी थी। यार्डंग क्या था? यार्डंग हमने जूजेन में देखा था कि वो एक दूसरे के क्षैतिज समानांतर होने चाहिए। यहाँ पे कैसे होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। लंबवत होंगी तो कौन सी चट्टानें बहुत जल्दी से अपर्दित हो जाएंगी? तो हमें पता है जो कोमल शैलें बहुत तेजी से अपर्दित हो जाएंगी, जबकि जो कठोर शैलें हैं उनको अपर्दित होने में समय लगेगा। इसके बाद हमने बात करी थी ड्राई कांटर के बारे में। ड्राई कांटर में हमने 3 फलक देखे थे। किससे निर्मित होता है? पवन, और पवन के साथ धूल के कण। पहले नक्काशी करते हैं और फिर 3 फेसेस उसके बना देंगे, 3 फलक बना देंगे, चौथा फलक जमीन पे टिका हुआ होता है। तो इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। कौन से क्या है? ये ड्राई कांटर हैं। इसके बाद हमने देखा था पवन का निक्षेपण कार्य। निक्षेपण कार्य में हमने बात करी थी बालुका स्तूपों की। तो बालुका स्तूपों का निर्माण कैसे होता है ये हमने जानने की कोशिश करी थी, तथा हमने ये भी जाना था कि बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा था बालू का स्तूप मुख्यतः 3 प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे, अनुप्रस्थ, अनुधैर्य तथा जो तीसरा था वो हमने नाम दिया था उसको बरखान। तो आपको याद होगा कि बरखान जो था किसका ही एक हिस्सा है। अगर याद है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बरखान किसका हिस्सा आपको देखने को मिला था। यह है ट्रांसफर्स। टी से मैंने आपको बताने की भी कोशिश करी थी। अगर आपको याद है टी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, तो इसलिए आपको टी से ट्रांसफर्स याद करना है। यह है लॉन्गिट्यूडनल, एल से बनेगा ये, और यह है बरखान। कौन सा? ये बरखान। हमने बात करी थी कि कब बालू का स्तूपों का निर्माण हो सकता है। तो बालू का स्तूपों का निर्माण होने के लिए कुछ कंडीशंस होना जरूरी है। वो कंडीशंस कौन कौन सी थी अगर आपको याद हो? तो पवनों की तेज गति होनी चाहिए, रेत सुलभ होनी चाहिए, अवरोध होना चाहिए, साथ ही साथ जमाव के लिए उपयुक्त स्थल होना चाहिए। तभी किसका निर्माण होगा? बालू का स्तूपों का निर्माण हो सकता है। इसके बाद हमने बात करी थी कि लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स में हमने देखा था जो पवनें होती है वो 2 सैंड ड्यून्स के बीच में से गुजरना शुरू हो जाती हैं। तो इससे 2 ढाल बनेंगे। आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विंडवर्ड साइड, और दूसरी तरफ इसका कौन सा? लीवर्ड साइड आपको देखने को मिलेगा। जो विंडवर्ड साइड है, या मैं कहूँ जो पवन मुखित जो ढाल है इसका, वो कैसा होता है? वो मंद होता है। जबकि जो विंडवर्ड साइड है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा तीव्र ढाल वाला। तो ये जो बीच में यहाँ पे पवनें इस प्रकार बहेंगी। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये बहुत लंबे होते हैं, 3-3 किलोमीटर तक भी हो जाते हैं। उसके बाद हमने अनुप्रस्थ की बात करी थी। अनुप्रस्थ जो होते हैं उनका निर्माण कब होगा? जब समकोण में हवाएं चलेंगी। तो इस प्रकार अनुप्रस्थ या ट्रांसफर्स जो होते हैं उनका निर्माण होता है। और लास्ट हमने पढ़ा था कि अनुप्रस्थ का ही हिस्सा क्या है? बरखान है। बरखान किसके लिए जिम्मेदार है? वो जो रेगिस्तान है उसका विस्तार अगर हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बरखान जिम्मेदार है। और बरखान में आपको 2 सींग देखने को मिलेंगे। बरखान बड़ा, सबसे बड़ा कहां से होगा? उनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है बिल्कुल बीच से। 2 सींग होते हैं, या मैं कहूँ 2 भुजाएं जो होती है वहां पे ऊंचाई कम देखने को मिलेगी। अगर एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाए तो उसको आप सीफ कहोगे। और इसमें भी 2 ढाल आपको देखने को मिलेंगे, पवन मुखी और पवन विमुखी ढाल आपको देखने को मिलेगा। आज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी सवाल भी पूछती है। तो अब एसी को करिए बंद, मोटे कपड़े पहन लीजिए, हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए, और पूरा फोकस अब आपका होना चाहिए यहाँ पे मेरे पास। तो हिमनद और हिमनदों से जो निर्मित स्थल आकृति है वो आज हम पढ़ेंगे। पहले समझने की कोशिश करते हैं हिमनद क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है। पानी है। पानी जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ोगे तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यहाँ पे तापमान कम है, पानी कौन सी अवस्था में बदल जाएगा? ठोस अवस्था में बदल जाएगा। पानी जब ठोस अवस्था में होगा तो उसको आप क्या कहोगे? हिमनद कहोगे। और हिमनदों से क्या होता है? बहुत सारी सरिताएं निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। जैसे गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। तो ये सब क्या है? ये हिमनद है। अच्छा, हिमनद आगे क्यों बढ़ पाते हैं? तो हिमनद आप देखोगे हिमनद में क्या होगा? जैसे जैसे थोड़ा तापमान बढ़ेगा या तापमान नहीं भी बढ़ेगा तो क्या होगा? वो खिसकना शुरू होता जाएगा। जब वो खिसकेगा
नदी पर्वतों पे जब वो खिसकना शुरू करेगा तो वो भी कौन कौन से कार्य करेगा, वो भी 3 प्रकार के कार्य करता है हिमनद। कौन कौन से कार्य करता है हिमनद, तो आपको पता होना चाहिए हिमनद 3 प्रकार के कार्य करता है, या मैं कहूँ ग्लेशियर 3 प्रकार के कार्य यहाँ पे आपको करता हुआ दिखेगा। कौन कौन से कार्य करेगा, तो सबसे पहले आपको पता ही है इरोजन, या मैं कहूं अपर्दन का कार्य। दूसरा कौन सा कार्य करता है, तो दूसरा कार्य करता है यहां पे वो जिसको कहा जाता है परिवहन, या कहूं ट्रांसपोर्ट। और तीसरा कार्य जो हमने पता है हमको बहुत अच्छे से, निक्षेपण, या उसका नाम है डिपोजिशन। 3 तरह का कार्य करेगा और 2 प्रकार के स्थल आकृतियों का निर्माण करेगा। कौन कौन से स्थल आकृतियां, या तो अपर्दनात्मक स्थल आकृतियां होंगी या निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियां होंगी। अवसाद कहां से आएंगे, अवसाद आएंगे अपर्दन जब करेगा, अवसादों का परिवहन करेगा और परिवहन करके ऐसी जगह पे पहुंचा देगा जहां पे क्या हो रहा होगा, उनका निक्षेपण हो रहा होगा। तो ये किसकी बात है, ये ग्लेशियर की बात है। तो चलते सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं ये हिमनद, और इससे रिलेटेड कुछ 2-3 शब्द आपको पता होने चाहिए, वो कौन कौन से वो शब्द हैं। हिमनद धरातल पर सरिताओं के समान ही हिमयुक्त नदियों के रूप में होते हैं। तो जैसे नदियां बहती है उसी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे हिमनद। यद्यपि इनकी गति जो होती है वो कैसी होती है, काफी मंद आपको देखने को मिलेगी। कैसी होती है, बहुत मंद होती है। क्यों होती है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण का बल बहुत ज्यादा लग रहा होता है। नदी के मुकाबले, या मैं कहूँ बहते पानी के मुकाबले, जो बर्फ होती है उस पर घर्षण का बल आपको ज्यादा लगेगा और बहते हुए पानी पे एकदम कम लगेगा। तो इसीलिए इनकी गति आपको कैसे देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। हिमनद हिम के समूह होते हैं जो हिम क्षेत्र या जिनको स्नोफील्ड से गुरुत्व के कारण प्रवाहित होते हैं। पहाड़ पे, पहाड़ से नीचे कुछ भी चीज आ रही है तो कौन से बल के कारण आ रही है, गुरुत्व बल के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है। हिमनद क्षेत्र के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेफिनेशन, हिमनद क्षेत्र के निचली सीमा को क्या कहा जाता है, हिम रेखा कहा जाता है, या इसको कहते हैं हम स्नो लाइन। तो ये वो रेखा होती है जिसके ऊपर वर्ष भर क्या मिलेगी आपको, हिमावरण रहेगा, उससे ऊपर आपको बर्फ देखने को मिलेगी जो पिघल भी नहीं पाती। इसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, परमानेंट, जहाँ पे बर्फ रहेगी तथा बर्फ पिघल नहीं पाती। और हिम रेखा की ऊंचाई भूपृष्ठ के समस्त भागों पर समान ना होकर अलग अलग होती है। वो स्थान भूमध्य रेखा के पास है तो अलग होगी, वो स्थान अगर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास है तो अलग अलग होगी। तो हिम रेखा क्या होती है, हिम रेखा एक ऐसी रेखा है, हिम रेखा एक ऐसी रेखा है, मान लेते हैं यह है हिम रेखा। ये क्या है, तो मैं कह देता हूं यह है हिम रेखा, या इसको मैं कहूं स्नो लाइन। अब हिम रेखा स्नो लाइन के ऊपर अगर आप बढ़ते जाओगे तो आपको यहां से ही क्या देखने को मिलेगी, बर्फ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, बर्फ आपको देखने को मिलेगी। आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे इसके ऊपर, आपको हिमनद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और नीचे अब अगर आप आओगे तो यहाँ पे क्या देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको कोई ठोस अवस्था में आपको पानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जल यहाँ पे ठोस अवस्था में नहीं, यहाँ पे ठोस अवस्था में देखने को मिलेगा। तो ऐसी रेखा जो इन 2 स्थानों को अलग कर रही होगी उसको आप क्या कहोगे, हिम रेखा कहोगे, उसको आप क्या कहोगे, स्नो लाइन कहोगे। अब हो सकता है कहीं पे स्नो लाइन 100 मीटर की ऊंचाई पे हो, कहीं पे स्नो लाइन 500 मीटर की ऊंचाई पे हो। ये कहाँ पे, किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा, इस चीज पे निर्भर करेगा कि उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन किसकी, उस स्थान की। मान लेते हैं कि आपका पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे अगर आप देखोगे तो पृथ्वी पे बहुत सारी स्थान आपको देखने को मिलेंगे। ध्रुवों के आसपास आपको स्थान देखने को मिलेगा, कुछ स्थान भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिलेंगे। तो स्नो लाइन अलग अलग होगी। स्नो लाइन भूमध्य रेखा पे कुछ अलग होगी, ध्रुवों पे कुछ अलग होगी। और ध्रुवों और इसके बीच अगर हमको पता है कौन कौन से सर्किल हैं, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन सब पे अलग अलग जगह पे क्या हो सकती है, स्नो लाइन की पोजीशन हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये निर्भर किस पे भी करेगा, सूर्य पे। सूर्य
की रोशनी जहाँ पे आ रही है वहां पे जो स्नो लाइन होगी वो ऊंचाई पे होगी, यहाँ पे सूर्य की रोशनी एकदम कम है तो यहाँ पे स्नो लाइन होगी वो नीचे होगी। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये भी फैक्ट वैसे तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। तो ध्रुवों के पास जो हिम रेखा होती है प्राय सागर तल के बराबर ही होती है, और जैसे ध्रुवों से दूर आते जाओगे जो हिम रेखा है वो ऊपर बढ़ती जाएगी और भूमध्य रेखा पे आपको एकदम ऊपर देखने को मिलेगी। यहाँ पे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर हिम रेखा की ऊंचाई लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। जो हिमनद होते हैं वो जो अपर्दन का कार्य होते हैं वो करते हैं, लेकिन अकेला हिमनद वो कार्य नहीं कर सकता। हिमनद अगर खुद सिर्फ चल रहा है तो वो इतना अपर्दन नहीं कर सकता, लेकिन जब हिमनद चलता है तो उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी शिलाएं, छोटे छोटे अवसाद चलते रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपर्दन का कार्य करना शुरू करते हैं। सामान्य रूप से हिमनद अपर्दन के अन्य कारकों के समान मार्ग में आने वाली शैल का क्या करता रहता है, अपर्दन करता है, उससे प्राप्त पदार्थों का परिवहन करता रहता है तथा क्या करेगा, उसका यथास्थान जो अवसाद है उसके पास उनका निक्षेपण करेगा। तो हिमनद हमने देखा था तीनों कार्य कर रहा है, तो आपको दिख गए यहाँ पे परिवहन का कार्य कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, निक्षेपण का कार्य कर रहा है और अपर्दन का कार्य भी करेगा कौन, हिमनद। अब सबसे पहले बात की जाए कि अपर्दन का कार्य हिमनद कैसे करता है। तो अपर्दन का कार्य जो हिमनद है वो दो तरीके से कर सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? वो दो तरीके हैं जो जिससे हिमनद अपर्दन करता है, या मैं कहूं जो ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर है वो क्या करता है, अपर्दन करता है, इरोजन करता है। कौन कौन से तरीके से वो करेगा? तो एक तो आपको बहुत अच्छे से पता है, पहला है एब्रेशन, अपघर्षण जिसको आप कहोगे, और दूसरा जो है यहाँ पे है वो है प्लकिंग। क्या है? प्लकिंग। तो एब्रेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एब्रेशन क्या होता है, अपघर्षण क्या होता है। बात कर लेते हैं एक बार प्लकिंग की, हालांकि प्लकिंग भी आपने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्या होता है प्लकिंग। मान लेते हैं कोई पर्वत है, पर्वत पे बहुत सारी क्या होंगी, शैल होंगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं कोई क्या है, हिमनद है। हिमनद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। हिमनद जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गति कर रहा है तो क्या करेगा, वो ये जो शैल है, ये जो शैल है मान लेते हैं ये इस तरह से अंदर है पर्वत में, इसको यहाँ से उखाड़ना शुरू करेगा। सबसे पहले यहाँ से उखाड़ना शुरू करेगा और उखाड़ते उखाड़ते इसको पूरी इसको बाहर निकाल के अपने साथ गति करता हुआ आगे ले जाएगा। जब इसने शैल को निकाला तो इसने क्या किया, इस पर्वत का अपर्दन किया। तो इसी चीज को आप लोग क्या कहते हो, इसी चीज को कहा जाता है प्लकिंग, प्लक करना, प्लकिंग इसको कहते हैं। इसको उत्पाटन भी कहा जाता है, प्लकिंग भी कहा जाता है। तो हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य अनेक रूपों से संपन्न होता है। इनमें प्रमुख कौन कौन से, एब्रेशन और उत्पादन आदि। यदि हिमनद का हिम शुद्ध होता है, यदि ग्लेशियर है वो एकदम प्योर है, प्योर मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इम्प्योरिटी मतलब सिर्फ बर्फ है, उसके अलावा उसमें कोई अवसाद उसमें नहीं है, तो क्या होगा, तो उसमें अपर्दनात्मक जो सामर्थ्य नहीं के बराबर होगा। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं, जब वो नीचे की ओर आता है, तो जब पर्वतों पे बहुत सारी शिलाएं होती हैं और अपघर्षण करता हुआ आता है, या कहूं उत्पाटन करता हुआ जब नीचे आता है, तो वो हिमनद शैलों के साथ भी सम्मिलित हो जाता है और वो शैले और अब हिमनद दोनों मिलकर क्या करने का कार्य करते हैं, अपर्दन करने का कार्य करते हैं। परंतु जब हिमनद छोटे छोटे कंकड़, पत्थर तथा शैल चूर्ण पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो हिमनद अपर्दन का एक सक्रिय कारक हो जाता है। ये पदार्थ अपर्दन के यंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी सहायता से हिमनद अपनी घाटी की तली तथा किनारों पर, जैसे नदी कर रही थी तली और किनारों पर, उसी प्रकार से हिमनद अपनी घाटी की तली और किनारों पर क्या करता रहता है, अपर्दन करता रहता है। अच्छा, हिमनद के जो कारण है वो क्या होते हैं, ये जो कंकड़ हैं, ये जो पत्थर हैं, या जो शैल चूर्ण है, या जो अवसाद है, वो भी आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे परिवहन का कार्य भी होता रहता है और किनारे घिसकर कैसे हो जाते हैं, चिकने होते रहते हैं। क्यों होता रहता है, क्योंकि लगातार क्या होता जा रहा है, अपर्दन होता जा रहा है। तो ये कुछ चीजें कि हिमनद कैसे अपर्दन का कार्य करता है। तो अगर अकेला सिर्फ ग्लेशियर है, अगर अकेला सिर्फ ग्लेशियर है, या मैं कहूं अगर अकेला सिर्फ हिमनद है,
तो वो क्या इरोजन कर पाएगा? तो हमें पता है कि वो अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो अकेला इरोजन नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हिमनद और ग्लेशियर में क्या जुड़े, बहुत सारे सेडिमेंट्स, बहुत सारे सेडिमेंट्स, क्या मैं कहूं छोटी छोटी शैल, शैल चूर्ण, कुछ छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, ये सब जुड़ गए तो अब बहुत आसानी से क्या कर लेगा, वो अपरदन कर लेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और आगे समझने की कोशिश करते हैं। हिमनद के अपरदन जनित स्थल रूप। अब हिमनद जब अपरदन करेगा तो कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण करेगा? अगर ये बैकग्राउंड देखो तो आप बैकग्राउंड में आप ग्लेशियर दिख रहे होंगे आपको, पर्वतों पे स्थित है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। तो ये स्थान जो है वो आपको कहीं देखने को मिलेगा उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के आसपास, इतना अच्छा सुंदर स्थान, यहाँ पे हमेशा बर्फ आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप देख रहे हो कि पर्वतों पे जब बर्फ जम गई है एकदम, ये बर्फ ऐसी नहीं होती जो पिघल जाए, है ना, ये बर्फ 12 महीने जमी हुई रहती है ग्लेशियरों में, और कहीं से धीमे धीमे पिघल के इसके सरिताओं को रूप देती रहती है, सरिताएं इससे निर्मित होती रहती हैं। तो हम पढ़ेंगे अपरदन से कौन कौन से निर्मित ये कारक होते हैं। सबसे पहले जैसे हमने नदी में वी आकार की घाटी पढ़ी थी, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यू आकार की घाटी। किसकी घाटी? यू आकार की घाटी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी चीजें याद रखनी जैसे हमने नदी में करने की कोशिश करी थी, कि नदी में क्या हो रहा था, नदी में पानी की वजह से जो गोलाश में वो घूम रहे थे सबसे पहले, और वो घूम रहे तो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, और ड्रिलिंग जब कर रहे थे तो सबसे पहले किसकी कर रहे थे, वो तल की ड्रिलिंग कर रहे थे, तली की ड्रिलिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्लेशियर, तो ग्लेशियर जब इस घाटी में आगे की ओर बढ़ेगा, जब इस घाटी में ग्लेशियर क्या बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो भी शैल है यहाँ पे, जो भी शैल है यहाँ पे या किनारों पर और तल पे, उनको लेता हुआ आगे बढ़ेगा। जब उनको लेता हुआ आगे बढ़ता हुआ चलेगा वो आगे, तो आप देखोगे एक इस प्रकार की घाटी का निर्माण वो कर लेगा, जो आपको कैसे दिखेगी, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर जैसे आपको देखने को मिलेगी। तो जब ग्लेशियर आगे बढ़ेगा, अपने साथ बहुत सारे शैलों को लेते हुए आगे बढ़ेगा, पर्वतों को लेते आते हुए बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होता रहेगा, यहाँ पे लगातार अपघर्षण होता रहेगा। यहाँ पे जो भी शैलें होंगी, जो भी चट्टानें होंगी, वो प्लक उत्पाटन उनका करता हुआ चलेगा और उन सबको लेता हुआ आगे चलेगा। तो क्या करेगा, पीछे जो भी ग्लेशियर जहां से आ चुका है, मान लेते हैं आप ग्लेशियर यहाँ पहुंच गया और इस स्थान को वो खाली कर चुका है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो घाटी का निर्माण हुआ वो एकदम कैसी होगी, चिकनी होगी। वहां पे आपको बड़े बड़े अब गोलाश में देखने को नहीं मिलेंगे, या बड़ी बड़ी चट्टानें जो इस घाटी से ऊपर बाहर क्यों निकल रही होंगी, ऐसी चट्टानें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? वो सब कौन लेके चला गया है आगे? वो सब ग्लेशियर लेके चला गया है आगे। एक बार थ्योरी समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद ऐसी घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, तली सपाट तथा चौरस होती है। हिमनदी की ये घाटी अंग्रेजी के यू आकार जैसी होती हैं, तो इन्हें यू आकार की घाटियों के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इन घाटियों के सहायक घाटियां ऊपर लटकती रहती हैं। इस तरह की लटकती हुई घाटियों को अंग्रेजी मुख्य घाटी की लटकती घाटी से युक्त यू आकार की घाटी कहा जाता है। ये क्या होती है लटकती घाटी, मैं आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं ये है जहां से बड़ा ग्लेशियर नीचे की ओर आ रहा है। अब सिर्फ ऐसा नहीं होता, जैसे नदी सिर्फ अकेली नदी नहीं होती, नदी के साथ उसकी बहुत सारी क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियां होती हैं। उसी प्रकार आप देखोगे कि यहाँ पे भी बहुत सारे सहायक जो ग्लेशियर हैं वो इसमें आके मिलते हुए चलेंगे, वो सब इसमें मिल जाएंगे और आखिरी में आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। तो इस प्रकार ये बनता हुआ कुछ आपको दिखेगा। यहाँ से जब ग्लेशियर आया होगा, जब यहाँ से बर्फ आई होगी, तो उसने भी अपघर्षण किया होगा, उसने भी उत्पाटन किया होगा, तो कुछ गहराई उसने भी अपनी यू आकार की घाटी का निर्माण कर लिया होगा। यहाँ पे भी यू आकार की घाटी मिलेगी और यहाँ पे भी यू आकार की घाटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बड़ा ग्लेशियर है, बड़े ग्लेशियर ने क्या किया होगा, ज्यादा अपघर्षण किया होगा, ज्यादा प्लकिंग की होगी, तो इसकी गहराई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और इनकी गहराई आपको कम देखने को मिलेगी। अच्छा, इसकी गहराई ज्यादा है और इसकी गहराई क्या है, कम है। यहां से एक ग्लेशियर अब इसमें मिल चुका है,
यहाँ से ग्लेशियर मिल चुका है और यहाँ से भी ये ग्लेशियर इनमें मिल चुके हैं। ये ग्लेशियर जब इसमें मिला होगा तो ये कम गहराई वाला है, मतलब ये थोड़ा ऊपर होगा और ये जो मेन ग्लेशियर है नीचे जा रहा होगा और यहाँ से इस पे गिरा होगा। इसी तरीके से हुआ होगा क्योंकि ये तो छोटा ग्लेशियर है, इसने जो प्लकिंग और अपघर्षण किया वो इसके मुकाबले यहाँ पे कम किया होगा। इसका मतलब जब ये ग्लेशियर, अब मान लो सारे ग्लेशियर खिसक के आगे चले गए, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ऐसी घाटी जो आपसे कैसी है, ऊपर है, और यहाँ से क्या हुआ होगा, ग्लेशियर लटका होगा। तो इस प्रकार की घाटियों को क्या कहा जाता है, लटकती हुई घाटी। और ये जो मेन घाटी है ये कैसी है, मेन, इसको कहा जाता है मेन घाटी। और इन सब की जो आकृति आप देखोगे वो कौन सी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर यू है उससे मिलती जुलती होगी। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। पर्वतीय उच्च भागों में हिमनद अपनी कोई नवीन घाटी का स्वयं निर्माण नहीं करता है, अपितु जो पहले से ही नदियों द्वारा निर्मित घाटी है उनको परिवर्तित और संशोधित करता है। जब पर्वत से ग्लेशियर नीचे आ रहा है तो वो किस प्रकार आता है, तो हमें पता है कि जब पहले जब ग्लेशियर रखा होगा तो बहुत सारी सरिताएं निकलती होंगी। अब सरिताएं जब पर्वत से नीचे आ जाएंगी तो वो भी तो कुछ अपघर्षण करेंगी। तो वो उन्होंने जो अपघर्षण करके जो नदी घाटी का निर्माण किया है उसी में क्या होगा, फिर ग्लेशियर चलना शुरू करेगा। और जब ग्लेशियर चलना शुरू करता है तो वो उसको और चिकना करता हुआ चलता है, जितनी भी शैलें सब अपने साथ लेके आगे बढ़ता रहता है। और फाइनली जब ग्लेशियर वहां से चला जाएगा तो किस प्रकार की घाटी निर्मित हो जाएगी, यू आकार की घाटी निर्मित हो जाएगी। हिमनद अपघर्षण तथा उत्पाटन की क्रियाओं द्वारा घाटियां जिनमें होकर हिमनद प्रवाहित होता है कट के क्या करते हैं, वो चौड़ी कर देता है उनको। पहले सरिता तो बहुत कम चौड़ी कर पाई थी, अब ये और उनको चौड़ी कर देगा तथा उनके किनारे लंबवत होते जाते हैं, एकदम वो सीधे खड़े कर देगा उनको। क्यों? क्योंकि जितनी भी शैलें थी उनको तो सबको अपने साथ ले गया, प्लकिंग कर दिया, उसका अपघर्षण कर दिया, उनके अवसाद बना दिए उसने। और किस प्रकार कर देगा उसको, कि तली एकदम सपाट कर देगा, एकदम चिकनी कर देगा और चौरस कर देगा, एकदम जैसे चौरस होता है बिल्कुल उस प्रकार वो कर देगा। कभी कभी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि यू आकार की घाटी का निर्माण ग्लेशियर कर रहा है, वो इस प्रकार की यू आकार की आपको घाटी देखने को मिलेगी। अब इसका डायग्राम कैसा होता है वो आप इसको समझे। ये है वो यू आकार की घाटी जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे थे। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये अभी आपको सफेद सफेद कुछ दिख रहा है, ये बर्फ है, आगे इसका कलर बदल गया, ये क्या है, ये है सरिता। यहां से कभी क्या हुआ होगा, ग्लेशियर निकला होगा। जब ग्लेशियर निकला है तो उसने देखो एकदम यू आकार, अंग्रेजी के यू आकार जैसी आकृति उसने बना ली। पहले वी आकार की रही होगी, क्यों रही होगी, क्योंकि पहले सिर्फ सरिता यहाँ से निकलती थी, कुछ छोटी नदी निकलती थी। लेकिन जब आप एकदम आप देख रहे हो कितनी चिकनी है ये, क्यों है, कोई आपको चट्टानें देखने को नहीं मिल रही, क्यों नहीं दिख पा रही, क्योंकि जब ग्लेशियर आया होगा तो उसने जो भी चट्टानें, जो भी शैल उसके रास्ते में सबको अपने साथ लेता हुआ वो चला गया। और इसका अगर क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ग्लेशियर आ रहा है, ग्लेशियर जो भी शैल है उनको अपने साथ क्या कर रहा है, अब उनको निकाल के अपने साथ आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ये आप देख रहे हो यू आकार, एकदम यू शेप की आपको घाटी देखने को मिल रही है। और ये ग्लेशियर इसमें क्या बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार ग्लेशियर क्या करता है, यू आकार की घाटियों का निर्माण करता है। लटकती हुई घाटियां या जिनको हैंगिंग वैली कहा जाता है, हमें पता है कि जो हिमनद की मुख्य घाटी है उसके तल से उसमें मिलने वाली जो सहायक घाटियों का तल अधिक ऊंचे होते हैं, तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी से प्रतीत कैसी होती हैं, लटकती हुई होती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये मान लेते हैं ये मुख्य आपकी घाटी जहां से मुख्य ग्लेशियर गया होगा, यहां से कोई सहायक ग्लेशियर इसमें आके मिल रहा था। अब जब सहायक ग्लेशियर इससे आके मिलेगा और मानो आप यहाँ पे खड़े हो, ग्लेशियर चला गया आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज ऊपर से यहाँ पे गिरी होगी। और जब गिरी होगी तो ऐसा लगता है कि लटकती हुई घाटियां हैं, ये घाटियां कैसी लटक रही है, और यहाँ से कभी ग्लेशियर लटका होगा जो इस मेन ग्लेशियर के साथ मिलकर कहाँ चला गया होगा, आगे चला गया होगा। इसका तल अगर आप देखोगे तो वो आपको नीचे देखने को मिलेगा, इसका तल इनके मुकाबले ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बड़ा ग्लेशियर है, ये बड़ा ग्लेशियर है तो अपघर्षण ज्यादा किया है, उत्पाटन ज्यादा किया है। ये छोटा ग्लेशियर है, इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि इतना इसके बराबर अपघर्षण कर सके या इसके बराबर उत्पाटन कर सके, इसके बराबर प्लकिंग ये कर सके। तो इसकी जो घाटी है वो कम गहरी मिलेगी, इसकी जो घाटी है वो ज्यादा गहरी आपको देखने को मिलेगी। और जब ज्यादा गहरी घाटी के बिल्कुल पास में कम गहरी घाटी देखने को मिलेगी तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो घाटी कैसी लटकती हुई घाटी है। इसको हैंगिंग वैली भी कहा जाता है। या इसका दूसरा नाम अगर आप देखोगे, हिंदी में इसका एक नाम और है, निलंबित घाटियां।
या इसको कहा जाता है बहिर्लंबी घाटियां। हिम के पिघल जाने पर जब इन लटकती घाटियों से जल निचली घाटी में गिरता है तो प्रपात का निर्माण होता है और इस कारण लटकती घाटियों को प्रपाती घाटियां भी कहते हैं। अब क्या हुआ, जब ग्लेशियर तो आगे चला गया, अब कुछ कुछ पानी यहां से गिरना शुरू होगा। ग्लेशियर तो आगे चला गया जो ठोस था, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म है, जो द्रवीय अवस्था में, जब पानी यहां से गिरेगा तो क्या लगेगा आपको कि प्रपात, जल प्रपात यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जल प्रपात जो बनते हैं उस समय इनको क्या कहा जाता है, उस समय इनको कहा जाता है प्रपाती घाटियां। क्या कहा जाता है, प्रपाती घाटियां। तो आपसे पूछा जा सकता है लटकती घाटी ही क्या प्रपाती घाटियां हैं, तो आप कहोगे कि हाँ, लटकती घाटी ही प्रपाती घाटियां हैं। और यूपीएससी ने आपसे ये पूछ लिया कि प्रपाती घाटी पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, आपको लटकती हुई घाटियों के बारे में ही समझाना है और बाद में बस ये बताना है कि अगर वहां से जल गिर रहा है प्रपात के रूप में तो उसको प्रपाती घाटी भी कहा जा सकता है। यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये छोटे छोटे ग्लेशियर थे, वो आ रहे थे, ये बिल्कुल मध्य में आप देख रहे हो जो मुख्य ग्लेशियर है, और यहां से जब ग्लेशियर गिरा होगा तो एकदम ऐसे लग रहा होगा लटक के गिरा होगा वो, तो ये है लटकती हुई घाटियां। और ये जब यहाँ से कोई पानी के रूप में गिरेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जल प्रपात यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इनको प्रपाती घाटियां भी कहा जाता है। तो बहुत आसान है। अब बात करते हैं सर्क, या इनको कोरी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको सर्क कहते हैं या कोरी भी इसको कहा जाता है। अब सर्क और कोरी क्या होते हैं, पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर इसकी थ्योरी पे हम लोग आएंगे। देखो, ये पर्वत का हिस्सा है। पर्वत के हिस्से से जब ग्लेशियर नीचे आया होगा, तो जब एकदम नीचे पहुंचा होगा ना यहाँ पे, तो जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं, आइसक्रीम का जब स्कूप निकालते हैं तो आप देखोगे एक स्थान होता है जहाँ पे बहुत गहराई से वो स्कूप निकलता है, आइसक्रीम निकलती है। तो बिल्कुल जब ग्लेशियर यहाँ पे आया होगा तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है एकदम फुट पे, एकदम गिरिपथ पे जो हिस्सा है, वहां पे क्या करेगा, सबसे ज्यादा उसका अपघर्षण कर देगा, सबसे ज्यादा उसकी प्लकिंग कर देगा। हम लोग, अगर आपने कभी खेत में फावड़ा चलाया, तो फावड़ा जब चलाते हैं तो एक हिस्सा होता है जो सबसे गहरा होता है, जहां से सबसे ज्यादा मिट्टी जो होती है या खपतवार जब हम लोग निकालते हैं तो वो वहां से सबसे ज्यादा निकलती है। तो वो हिस्सा जहाँ पे सबसे ज्यादा उसने अपघर्षण किया, सबसे ज्यादा उसने प्लकिंग की, वो वाला हिस्सा होगा ये वाला हिस्सा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है सर्क, या इसी को कहा जाता है कोरे। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एकदम निचले क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो हिमनद है वो एकदम नीचे की ओर यहाँ पे आगे बढ़ेगा। जब नीचे आगे बढ़ेगा तो एकदम स्कूप की जैसा, आइसक्रीम स्कूप की जैसे इसको आगे अपने साथ ले जाएगा। तो इसकी थ्योरी भी एक बार देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यह प्राय प्रत्येक हिमानीकृत पर्वतीय भाग में मिलता है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का एक विशाल गहरा गर्त होता है। क्यों विशाल गहरा होता है, क्योंकि क्या किया ग्लेशियर ने, सारी चीजें वहां से बाहर निकाल ली हैं, जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला लंबवत होता है। जो किनारा होगा वो ढाल होगा, बहुत तीव्र होगा उसका, क्यों, क्योंकि नीचे बहुत गहरा है वो। सर का आकार कैसा होता है, गहरी सीट वाली आराम कुर्सी की जैसे होता है। जैसे कुर्सियां होती है, कुर्सियां में आप देखोगे जो आरामदायक कुर्सी होती है, एकदम रिलैक्स जिस पे हो सकते हो, उसमें जो एकदम बीच वाला हिस्सा होता है वो काफी नीचे होता है। ऊपर इस तरीके से, वो इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेंगे, देखो। तो ये वाला हिस्सा आपको बहुत गहरा देखने को मिल रहा है, तो इसी प्रकार सर्क का आकार होता है। सर्क प्राय हिम से भरे रहते हैं, या तो बर्फ से भरे रहेंगे ये, इसी कारण इन्हें हिम गहर कहा जाता है, या हिमागर कहा जाता है, या हिम गर्त भी इसको कहते हैं। परंतु आवश्यक नहीं है कि सर्क सदैव हिम से भरे रहें। हिम के पिघल जाने पर वो क्या बन जाएंगे, खुले गर्त के रूप में हो जाते हैं, जिनमें कभी कभी जल भर जाता है और किसका निर्माण हो जाता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। अब हुआ क्या है, ऐसे समझिए कि यहाँ पे सर्क का निर्माण हो गया, ये बन गया सर्क। जब निर्माण हुआ होगा तब तो यहाँ पे क्या रही होगी, बहुत सारी बर्फ रही होगी, लेकिन ये बर्फ धीमे धीमे क्या हुई, पिघल गई। धीमे धीमे ये बर्फ क्या हुई, पिघल गई। ये बर्फ यहां से पिघल गई मानो। अब बर्फ जब पिघल गई तो क्या होगा, जब बारिश होगी या बर्फ से जो पानी रिस रिस के आ रहा है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, और जब पानी यहाँ पे जमा हो गया तो आप देखोगे ये पानी यहाँ पे जमा हो गया, तो यहाँ पर क्या, किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है झीलों का निर्माण। इसका निर्माण हो जाता है, झील या लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका क्या नाम है, इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इस झील को क्या कहते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि सर्क क्या होता है, सर्क में हिम से भरे रहेंगे, लेकिन हिम से जब नहीं भरे रहेंगे तो पानी भर जाएगा यहाँ पे,
एक गहरा गर्त होता है जिसके ढाल काफी तीव्र आपको देखने को मिलेगी। सर्क को अलग अलग नाम से जानते हैं, कोरे, कार इसको कहा जाता है, इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानता है, लेकिन अगर आपसे यूपीएससी पूछेगी तो सर्क पूछेगी या कोरे के नाम से पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपको दिख रहा है को सर्क मिल रहा है। ये वो पर्वत है जहां से ग्लेशियर नीचे आया होगा, और जब नीचे आया होगा सबसे ज्यादा उसने यहाँ से क्या किया, अपघर्षण कर लिया, यहाँ से प्लकिंग कर लिया, उत्पाटन कर लिया, और वो आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कुर्सी जैसे आरामदायक कुर्सी है उस तरह की आकृति आपको देखने को मिल रही है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्क कहते हैं, कोरी कहते हैं। कि आपको दिख रहे हैं बहुत सारे सर्क यहाँ से आया, तो यहाँ पे क्या किया ग्लेशियर ने, सारा अब जो भी चट्टाने थी उनको लेके आगे चला गया। ये आपको सर्कल दिख रहा है, ये है एक सर्क। तो बहुत सारे सर्क होते हैं, बिल्कुल आइसक्रीम के स्कूप जैसे आप इसको समझ सकते हो। जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम में से आप क्या निकालते हो, स्कूप निकालते हो ना, तो इसी तरीके से यह आइसक्रीम थी। आइसक्रीम क्या थी, ग्लेशियर था, ग्लेशियर में इसने क्या किया, स्कूप करके इसको निकाल लिया, तो उसको सर्क या कोरी कहा जाता है। हम जिन झीलों की बात कर रहे थे कि वहां पे झीलों का निर्माण हो जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, टार्न झील कहा जाता है। तो आप इनको अगर पढ़ोगे, सर्क के बेसिन में अधिक हिम के दबाव तथा हिम की अधिक गहराई के कारण चट्टानी तल में अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। इस तरह सर्क के बेसिन में एक शैल बेसिन, रॉक बेसिन का निर्माण हो जाता है। जब हिम पिघल कर अदृश्य हो जाती है, शैल बेसिन में जल भर जाता है, जिससे एक छोटी झील का निर्माण हो जाता है, जिस झील को क्या कहा जाता है, सर्क झील कहते हैं। ऐसी को फेमस इसका नाम है टार्न झील। तो टार्न झील हमने देख ली, टार्न झीलों का निर्माण कैसे होता है। तो आप अगर इस चित्र में देखोगे तो यहाँ पे सर्क बने हुए हैं, लेकिन बड़ा सर्क आप देख रहे हो यहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये भी तो एक क्या है, सर्क है, और यहाँ पे अब क्या बन गया, यहाँ पे पानी भर चुका है, तो इसी झील को आप क्या कहोगे, टार्न झील कहोगे। कुछ दिनों बाद इस सर्कों में, इन सर्कों में भी क्या होगा, पानी भर जाएगा, तो ये भी किस में परिवर्तित हो जाएंगी, टार्न झीलों में परिवर्तित हो जाएंगी। और वो इतनी खूबसूरत दिखेंगी आपको टार्न झीलें। ये अब क्या हो रहा है, धीमे धीमे पिघल रहा है यहाँ पे जो हिम था, तो जो बर्फ है धीमे धीमे पिघल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पानी में परिवर्तित हो रहा है, और ये है सर्क, सर्क बना होगा। और अब इस बेसिन में क्या बन गया, टार्न झीलें बन चुकी हैं। उसके बाद एरिट कहा जाता है, या इसको तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। अब ये एरिट क्या होता है या तीक्ष्ण कटक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझे। तो हमने ये देखा कि जब जब जो ग्लेशियर है वो किसी पर्वत से गुजरेगा, तो बहुत ज्यादा क्या करेगा, अपघर्षण करेगा, उत्पाटन करेगा, जिससे सर्क का निर्माण होगा। अब मान लो कि ये पर्वत है, यहां से भी सर्क का निर्माण होके ये चीज भी ग्लेशियर के साथ आगे चली गई, और यहां पे भी सर्क का निर्माण हुआ और ये चीज भी आगे चली गई, ये चीज भी आगे चली गई, और बीच में सिर्फ एक नुकीली चोटी रह गई। तो इसी को आप क्या कहोगे, इसी को एरिट कहोगे। देख रहे हो यहाँ पे, ये भी सर्क का निर्माण हुआ, आगे चला गया, यहाँ पे भी एकदम तीव्र ढाल आपको देखने को मिल रहा है, और ये बीच में जो आपको देखने को मिल रही है, इसी को कहा जाता है एरिट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एरिट कहा जाता है। इसकी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या है। पर्वतीय भागों में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार गर्त या सर्क एक दूसरे की ओर सरकने लगती हैं, तो उनके मध्य का भाग अपर्दित होकर क्या हो जाता है, नुकीला होने लगता है, धीरे धीरे पूर्ण विकसित चोटी का निर्माण कर लेता है, जिसका ऊपरी भाग अत्यधिक नुकीला होता है। इसका आकार, जो आपने अगर आरी देखी है, तो आरी के जो दांत होते हैं, आरी के दांत कुछ इस प्रकार देखने को मिलते हैं ना, एकदम नुकीले नुकीले। तो वो बता रहा है कि एकदम आरी के दांत, सौ कहा जाता है आरी को हिंदी में, सौ के दांतों के समान होता है। इस तरह के नुकीले तीक्ष्ण कटक को क्या कहते हैं, एरिट कहा जाता है। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि क्या है एरिट। और इसमें अगर आप देखोगे इन डायग्राम्स में, तो ये है सर्क, ये यहां से निकला सर्क, तो ये जो बीच वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है, ये एकदम क्या होगा, नुकीला आपको देखने को मिलेगा। इसी को क्या कहते हैं, एरिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको एरिट कहा जाता है। ये देखो, इसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहां से स्कूप निकाला, सर्क निकला, यहां से स्कूप निकाला, सर्क निकला। इस सर्क और इस सर्क के बीच में आपको ये जो चोटी देखने को मिल रही है, इसको आप क्या कहोगे, इसी को आप एरिट कहोगे। तो यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये एरिट आपको कभी कभी इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हॉर्न, या इसको कहा जाता है गिरी श्रृंग। अब क्या होता है ये हॉर्न और क्या होता है गिरी श्रृंग, इसको हम समझते हैं।
अभी हमने बात करी थी कि ये पर्वत है, ठीक है। यहां से मान लेते हैं एक स्कूप आपने निकाला, सर्क निकल गया यहां से, दूसरा स्कूप यहां से निकाला, तीसरा इसके पीछे से निकाला। तो यहाँ पे क्या बन गया, एरिट बन गया। ये एरिट है नंबर, ये एरिट नंबर ए मान लेते हैं, ये एरिट नंबर बी मान लो, ये एरिट नंबर सी मान लो। ये तो एरिट बन गए, लेकिन ये वाली चोटी को ध्यान से देखो, ये और ज्यादा नुकीली हो गई। पहले जितनी नुकीली थी उसके मुकाबले और ज्यादा नुकीली हो गई। इसी को हम लोग कहते हैं हॉर्न। क्या कहा जाता है इसको, हॉर्न कहा जाता है, HORN, हॉर्न इसको कहते हैं। जब पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा जब निरंतर अपघर्षण के द्वारा पीछे हटते जाते हैं तो उनसे मिल जाने पर एक पिरामिड की आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है। इस तरह की नुकीली चोटी को हॉर्न कहा जाता है। कैसी दिखती है हॉर्न, अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो आपको दिख रही है एकदम नुकीली चोटी, ये है हॉर्न। इसमें बहुत सारे आपको एरिट दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन जो एकदम नुकीली चोटी है इसको आप क्या कहोगे, इसको कहा जाता है हॉर्न, HORN। तो यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होगा। बहुत खूबसूरत लगती है हॉर्न चोटियां, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझा कि ग्लेशियर किस प्रकार अपरदित करता है। यहाँ पे आप सर्क भी देख पा रहे हो, स्कूप निकले होंगे, पीछे तरफ से भी एक स्कूप निकला होगा। यहाँ पे ये जो है ये है एरिट, ये क्या है, ये है एरिट, ये है सर्क या कोरी। अगर यहाँ पे पानी भर गया तो इसी को आप क्या कहोगे, टांड, झीलें इसको कहोगे। और ये जो आपको एकदम नुकीली चोटी देखने को मिल रही है ये है हॉर्न, तो इसको कहा जाता है हॉर्न। तो ये हमने पढ़ा कुछ ग्लेशियर से निर्मित जो स्थल रूप हैं उनके बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली। जो बाकी हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। क्लास की PDF आपको पता ही है, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी जो चैनल है आपका, उस पर आपको मिल जाएंगी। बैच नंबर 5 आप सब लोग पढ़ चुके हो टीचर से, सबको पता है कि टीचर्स फैकल्टीज जो एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो किस प्रकार पढ़ाते हैं आपको। अगर इन्हीं टीचर से लयबद्ध तरीके से आपको तैयारी करनी है तो फटाफट से बैच नंबर 5 में एनरोल कर लीजिए। बैच नंबर 5 में एनरोल करने कब तक आप कर सकते हैं, कब इसकी क्लास शुरू हो जाएगी, तो 11 मई से इसकी क्लास शुरू हो जाएगी। क्या ये सिर्फ प्री के लिए, तो प्री और मेंस दोनों के लिए इसमें क्लासेस हैं आपके लिए। प्राइस कितनी है, मात्र 18,999। सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए जो कोड कौन सा यूज करेंगे, MB लाइव। तो फटाफट करना, MB लाइव कोड यूज करो, 5 नंबर बैच है उसमें ज्वाइन हो जाओ, 11 मई से क्लास शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाकी जो ग्लेशियर से निर्मित जो भी स्थल आकृति है उनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। बहुत छोटी छोटी चीजें अगर एक बार समझ में आ गई तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। डायग्राम अच्छे से बनाते चलो, नोट्स अच्छे से बनाते चलो, रिवाइज अच्छे से करते रहो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहो। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे लग रहे हैं आपको सेशन। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।